हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान की क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो कक्षा 11 में माफ कीजिएगा, कक्षा 11 में आपका प्रथम अध्याय है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो प्रथम पाठ में हमने जो है इसी के बारे में पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कुछ बेसिक चीजें हमने इस पाठ में पढ़नी है रसायन विज्ञान की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पाठ में हमने किस किस चीज की बात करनी है। तो इस पाठ की शुरुआत हम करेंगे द्रव्य से। किससे करेंगे? द्रव्य से। तो इस पाठ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और द्रव्य को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम आगे बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों चीजों में कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होता है। अक्सर जो है हम लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। तो हम तीनों को अलग अलग देखेंगे, तीनों में डिफरेंस जो है एकदम आपको आज क्लियर हो जाएगा। और उसके आगे जो है हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोगों के कुछ नियमों की, जिसमें से हम बात करेंगे मेनली द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो देखेंगे हम कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। उसके बाद हम परमाणुओं तथा अणुओं की बात करेंगे और परमाणुओं की संरचना से संबंधित डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया है उसकी बात भी हम करेंगे। और इसी पाठ में हमें आगे जो है मोल संकल्पना की भी बात करनी है कि मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम जो है किस प्रकार से मापते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आपने जो है पढ़ा होगा रसायन विज्ञान को, जो पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। तो अब यहाँ पर हम जो है रसायन विज्ञान की एक अलग ब्रांच का अध्ययन करेंगे। एकदम जो है हमारी 11th से एक अलग ब्रांच हो गई अब केमिस्ट्री की, और इसी को हम जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं हम। परिभाषा तो क्या है रसायन विज्ञान की परिभाषा? तो रसायन विज्ञान के बारे में आप कह सकते हो कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, यानी जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, उसके संघटन, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से सुनिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संघटन तथा उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ठीक, तो अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं अब जो है द्रव्य की, कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य को हम पदार्थ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ, या इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। तो सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य क्या होता है? तो कोई भी ऐसी वस्तु, हमारे ब्रह्मांड की, हमारे आसपास की, जहां भी हमारी नजर जाए, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वही आपकी द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जो स्थान घेरे, एंड हैज वेट, और जिसका भार हो, वही आपकी द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है। क्लियर हो गई बात? अगर आप देखते ही हो कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखते हो हमारे आसपास जो है बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जो है उपकरण होते हैं हमारे चारों ओर दैनिक जीवन में यूज करने वाले। ये सारे ही द्रव्य के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? द्रव्य के उदाहरण है। तो कोई भी ऐसी चीज संसार की जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, वो आपकी द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो द्रव्य जो है उसकी मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जो आपका पदार्थ है या जो आपका द्रव्य है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको पता है? पहली अवस्था है जिसको हम बोलते हो ठोस अवस्था, ठोस, ठीक, इंग्लिश में सॉलिड। दूसरी अवस्था है हमारी द्रव, द्रव जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। और तीसरी अवस्था क्या है हमारी? गैस। ठीक, गैस,
तीन अवस्थाएं हैं द्रव्य की, जिसको कि आप जो है छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप जो है 5th 6th से इन सारी चीजों को पढ़ने लगते हो। तो आइए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं दोबारा। तो ठोस अवस्था क्या होती है? जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक, ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें भार हो जो स्थान घेरे और उसका आकार निश्चित हो और उसका आयतन भी निश्चित हो, तो आप कहोगे कि वो ठोस है। क्या है ये? जैसे मेरे हाथ में मार्कर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसका जो आकार है वो निश्चित है। कैसा है ये? निश्चित है, और इसने एक निश्चित जगह घेरी हुई है अपनी, तो ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है। अब आप इसको जो है चाहे जहां ले जाकर के रख दीजिए, आप चाहे जिस भी बर्तन में इसको डाल दीजिए, क्या ये अपना आकार बदलेगा? क्या ये इसका आकार गोल हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा किसी अन्य पात्र में अगर हम इसको डालेंगे? तो आंसर है नहीं होगा ना। इसका आकार हमेशा निश्चित रहेगा। आप चाहे तो इसको किसी भी पात्र में डाल लें, इसके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही है आपका ठोस। क्या है? ठोस। तो ठोस के बारे में जो है आकार और आयतन उसका निश्चित होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर आप जो है अवयवी कणों की संरचना के तदनुरूप इसकी परिभाषा बताएं तो आप कहेंगे कि जो ठोस होते हैं उनको निर्मित करने वाले जो कण होते हैं वो आपस में बहुत पास जुड़े होते हैं। ठीक, तो कोई भी जो आपका पदार्थ होता है, कोई भी द्रव्य जो होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था में पदार्थ को निर्मित करने वाले जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, जबकि द्रव्य में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में सबसे अधिक दूर होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका ठोस। और ठोस के उदाहरण आपको पता ही है, लकड़ी हो गया आपका, लोहे की जितनी भी चीजें हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, है ना। तो ये सारे हमारे ठोस के उदाहरण हैं। आपका रबर हो गया, कागज हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारे ठोस के उदाहरण हैं। द्रव की बात कर लें अगर, तो द्रव क्या होता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित। आयतन निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्या है? आयतन निश्चित अर्थात आप द्रव का मतलब कोई भी बहने वाली चीज, जैसे पानी हो गया आपका और तेल हो गया, ये सारे द्रव के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? द्रव के उदाहरण है। अगर आप पानी के द्वारा समझे बात को, जैसे मान लीजिए जो पानी है आपका, तो पानी का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आप पानी को जिस भी पात्र में या जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। अब अगर आप पानी को ग्लास में भर रहे हो तो आपका वो ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर आप बाल्टी में भर रहे हो पानी को तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। आप जग में पानी को भर रहे हो वो जग के आकार का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। उसको जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और अगर आप आयतन की बात करें तो आयतन निश्चित होता है। आयतन क्यों निश्चित होता है? जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है आपका, तो 1 लीटर पानी को आप चाहे ग्लास में डाल दें, चाहे बाल्टी में डाल दें, चाहे जग में डाल दें, वो जितनी जगह ग्लास में घेरेगा उतनी ही जगह आपकी वो बाल्टी और जग में भी घेरेगा। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लिक्विड का जो आपका वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। क्लियर हो गई बात? गैस की अगर हम बात करना चाहें तो गैस में जो आपके अवयवी कण होते हैं, जो गैस को बनाने वाले जो कण होते हैं वो काफी दूर होते हैं, ऐसे काफी दूर कण होते हैं। जबकि जो ठोस है आपका उसमें कण एकदम सटे हुए होते हैं। उनमें कणों के बीच में अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, बहुत पास होते हैं। जबकि द्रव में आपके कण जो है थोड़ा दूर होते हैं, ऐसे थोड़ा ज्यादा गैप होता है द्रव में। ठीक, ऐसे अनियमित आकार में आपके कण थोड़ा दूर द्रव में लगे होते हैं। तो क्लियर होगी बात? तो गैस में आपके जो कण होते हैं वो काफी दूर होते हैं। और ये जो काफी दूर होने के कारण जो गैस के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र गति कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो सिलेंडर में आपकी गैस भरी हुई है तो उसमें जो कण है काफी दूर हैं और वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जब आप गैस का पिस्टन ऑन कर देते हो तो गैस निकलना चालू हो जाती है, गैस में बहाव चालू हो जाता है, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में गति कर सकते हैं, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है,
तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस को भी आप जिस पात्र में डालोगे वो उतना ही उसी का आकार ले लेगी, और जिस पात्र में आप डालोगे वो उतनी ही जगह घेरेगी। आप चाहे गैस को इतने बड़े उसमें डाल दीजिए, इतने बड़े जो है पात्र में डाल दीजिए, चाहे बहुत बड़े पात्र में डाल दीजिए। अब मान लो आप 1 लीटर गैस इतने बड़े पात्र में डाल रहे हो और 1 ही लीटर गैस आप बड़े पात्र में डाल रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि इस छोटे वाले पात्र में भी गैस के अणु दूर दूर फैले होंगे, जबकि जब आप बड़ा पात्र ले लोगे तो गैस के अणु उस बड़े पात्र में भी दूर तक फैल जाएंगे, यानी आपका आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। अगर आपकी जगह कम है तो गैस के अणु कम जगह में आ जाएंगे, और अगर आपके पास बर्तन में जगह ज्यादा है तो गैस के अणु और दूर दूर तक फैल जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये होती है आपकी गैसीय अवस्था। क्या होती है? गैसीय अवस्था। तो कोई भी द्रव्य 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था के गुण क्या क्या है ये हमने देखा, द्रव के गुण क्या क्या होते हैं ये भी हमने देखा, और गैस में जो है क्या क्या गुण होते हैं ये भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक, आने वाले पाठों में हम जो है इन पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपका 12 में आप जाओगे तो ठोस अवस्था पे पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा, और अभी यही 11 क्लास में ही हम जो है द्रव अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके। गैस की भी थोड़ा बहुत बात हम डिटेल में करेंगे आगे चल के। तो अभी केवल हम जो है सामान्य गुणों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर होगी बात आपको इतनी? अब आइए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, तो जो द्रव्य है, जो आपका पदार्थ है, वो 2 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ये तो जो है हमने जो क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पर द्रव का, ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर किया है कि जो ठोस होता है उसमें कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव होता है उसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं, जबकि गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस के अणुओं में प्रबल आकर्षण बल होते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि द्रव के अणुओं में जो है आकर्षण बल थोड़ा क्षीण होता है, और जो गैस के अणु होते हैं उसमें आकर्षण ना के बराबर होता है, यानी उनमें अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है, इसीलिए अणु अपना आराम से जो है स्वतंत्र गति करते रहते हैं इधर उधर। क्लियर हो गई बात? अब आइए द्रव्य का वर्गीकरण हम देख लेते हैं शुद्धता के आधार पर। इसके आधार पर, शुद्धता के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण कर लेंगे। आइए हम लोग, जो आपका जो द्रव्य है वो शुद्धता के आधार पर 2 तरह का होता है। ठीक, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। यह है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। या आप इसको अशुद्ध पदार्थ में कहते हैं, मिश्रण कह लीजिए, मिश्रण ज्यादा सही रहेगा। मिश्रण आइए हम कह देते हैं इसको, मिश्रण, मिश्रण। ठीक, तो शुद्ध पदार्थ को भी आगे आप जो है कैटेगरीज में बांट सकते हो। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका आएगा तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, ये आपके शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। और जो है मिश्रण, मिश्रण आपका 2 तरह का होता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? तो शुद्ध पदार्थ, द्रव्य आपका 2 तरह का होता है शुद्धता के आधार पर, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके इन सबकी बात करते हैं। आगे आप तत्व को भी क्लासिफाई कर सकते हो। तत्व भी आगे 3 तरह का होता है, धातु, आधातु और उपधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, आधातु और उपधातु, ये तत्व हो गया आपका। क्लियर है? और आगे जो है मिश्रण भी आपका 2 प्रकार का होता है। आइए एक एक करके इन सबके बारे में जानते हैं कि ये क्या कैसे होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका जो है आपका अवयवी कण एक ही प्रकार का होता है, वो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ऐसा पदार्थ जिसको बनाने वाले जो कण हैं, जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं,
वो एक ही प्रकार की होती हैं, वो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है, वो एकदम शुद्ध होता है, अपने आप में जो है वो यूनिक होता है, एक ही तरह की स्ट्रक्चरल यूनिट्स से, संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है, वही आपका शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे लोहा, शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल क्या है? लोहा, सोना, चांदी, ठीक, ये सारे आपके शुद्ध पदार्थ हैं। क्या है ये सब? शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है आपके। क्लियर हो गई बात? शुद्ध पदार्थ को भी आगे आप दो भागों में बांट सकते हो, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, तो ये जो सारे आपका लोहा, सोना, चांदी, ये सारे तत्व हैं। क्या है? ये तत्व हैं। ठीक है, और आगे जो है आपका ये जो तत्व तीन तरह का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्व किसे कहेंगे, एलिमेंट किसे कहेंगे। तो तत्व क्या होता है? जो तत्व होता है उसको जो है और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तत्व जो होता है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। मान लीजिए आपके पास लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक, आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा है आपके पास, तो इस टुकड़े में बहुत सारे आयरन के परमाणु होंगे। आयरन के क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो आप इसको तोड़ते जाओ, सबसे छोटा टुकड़ा जो आपको मिलेगा जिसको दोबारा ना तोड़ सको, उसी को आप चाहे तो परमाणु कह दें और चाहे तो तत्व कह दें। क्या कह दें? तत्व कह दें। यानी तत्व जो होता है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है, जिसको जो है और आगे अपघटित नहीं किया जा सकता है और आगे उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर हो गई बात? ये आपका होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। समझ में आ गई बात? तो तत्व क्या होता है? तत्व जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो है कण होता है, जिसको और अधिक जो है अपघटित नहीं किया जा सकता है। तो आप तत्व को परमाणु के द्वारा भी समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो वही जो आपका शुद्ध तत्व होता है उसी को आप परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर? यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है कि जब एक से अधिक तत्व, दो हो सकते हैं आपके, दो से भी अधिक हो सकते हैं कभी कभी, तो जब एक से अधिक तत्व, या आप ऐसे भी कह सकते हो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे समझिए बात को, जैसे मान लीजिए हम जल की बात करें, किसकी बात करें? वाटर की बात करें, जल की बात करें, तो जो जल होता है, जल जो है आपका वो एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। वो दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। जब आप जल का रासायनिक फॉर्मूला देखोगे तो आपका है H2O। क्या है? H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल में जो है क्या क्या मौजूद है? आपकी है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और आपकी है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से आपका जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका दो आपके तत्व जो है इसमें सम्मिलित है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक, तो जल, इन दोनों के संयोग से जो है जल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग है जल के निर्माण करने में, वो निश्चित अनुपात में होता है। ऐसा नहीं है कि जो है एक कटोरा जिसमें आपने हाइड्रोजन ली और एक कटोरा ऑक्सीजन लिया, आपस में मिक्स कर दिया, पानी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग निश्चित अनुपात में नहीं होगा तब तक जल का निर्माण नहीं होगा। कैसे? जब आप सूत्र को देखेंगे इसके, तो आप देख रहे हो H2O, यानी आपका दो परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। H2O के सूत्र से आपको पता चल रहा है कि दो परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और एक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। यानी इसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो संयोग है वो 2:1 में हुआ है। किसमें हुआ है? 2:1 में हुआ है। यानी दो परमाणु आपके हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। जब तक आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया 2:1 के अनुपात में नहीं होगी तब तक जल का निर्माण नहीं होगा। और यही यौगिक की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अब यही अनुपात चेंज कर दो, हाइड्रोजन 4 बार ले लो या ऑक्सीजन 2 बार ले लो, तब अगर संयोग करा दो तो जल नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा जल। समझ गए बात को? तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि
कि जब तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। और भी बहुत सारे यौगिकों का उदाहरण आप देख सकते हो। आप NaCl को देख सकते हो, आप KCl को देख सकते हो, आप MgCl2 को देख सकते हो, KOH को देख सकते हो। तो ये सारे ही हमारे यौगिक हैं और इनमें जो है परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करो तो इसमें एक परमाणु सोडियम का और एक परमाणु क्लोरीन का है, दोनों 1:1 में संयोग करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। समझ गए बात को? तो ऐसे ही यौगिकों में जो आपके परमाणु या जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तभी यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर है? तो तत्व और यौगिक दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इन तीनों की, धातु, अधातु और उपधातु की। तो तत्व और यौगिक में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो तत्व होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप होता है जिसको आगे रासायनिक रूप से अपघटित नहीं किया जा सकता है। और यही तत्व आपका 3 तरह का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। और जब तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो आपका यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हमने जो है जल के उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ लिया है। ठीक, आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग धातु, अधातु और उपधातुओं की। तो आइए देखा जाए, थोड़ा मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, यहां मिटा दे रहा हूं मैं इसको, आपने देख ही लिया क्लासिफिकेशन। आइए बात करें हम धातुओं की। थोड़ा धातु की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो धातुओं के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, तो मैं उन गुणों को एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहला गुण है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। हाँ, समझिए ध्यान से, धन आयन क्या होता है? आपको अभी मैंने बताया कि जो तत्व होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप होता है, यही तो है। तो बहुत सारे तत्व हैं, आपने पढ़ा है कक्षा 9 या 10 में, वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे तत्वों का पता लगाया जा चुका है जिनको आवर्त सारणी में जो है रखा गया है, वर्गों और आवर्तों में। वही उन्हीं तत्वों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो लगभग 118 से भी अधिक तत्वों का वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक पता लगाया जा चुका है और जिनको आवर्त सारणी में रखा गया है। उनमें से अधिकांश धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। तो धातु क्या होती है? सबसे पहला गुण धातु का होता है उसमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो उदाहरण के द्वारा समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, क्या है? सोडियम है। सोडियम आपकी एक धातु है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। सारी चीजें आप 9th 10th में पढ़ चुके हो कि परमाणु में जो है 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। नाभिक के अंदर जो आपका प्रोटॉन रहता है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, जो कि वृत्तीय कक्षाओं में होते हैं। तो सोडियम में व्यवस्था इस प्रकार होती है, 2 8 है। बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, तो यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ। तो सोडियम में व्यवस्था इस प्रकार होती है, 3 शेल होते हैं, KLM। तो पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम जो है एक धातु है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करती है। ये अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अंतिम वाले कोश में 8 करना चाहती है। आपको पता है कोई भी तत्व जो है अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करके अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। ये आपने पढ़ रखा है ना, कोई भी तत्व अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है। और अक्रिय गैस की संरचना कब प्राप्त होती है? जब किसी भी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे तो इसके L वाले कोश में M कोश खत्म हो जाएगा और L वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा। तो सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके Na+ धनायन क्या बनाता है? Na+ धनायन बनाता है। Na+ धनायन बनाता है। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धन आयन बनाता है वो धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। जैसे आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम धातु K+ बनाती है। ठीक, आपकी मैग्नीशियम धातु Mg2+
प्लस बनाती है, आपकी कैल्शियम धातु Ca++ बनाती है। ठीक, तो जितनी भी धातुएं हैं, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे धातुओं के उदाहरण हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। वो आसानी से अपने बाह्य कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेती हैं और अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेती हैं। तो धातुओं की सबसे अच्छी पहचान यही है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी और धन आयन का निर्माण करेंगी। जैसे मैग्नीशियम में आप देख लो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2 2 8 2, इस तरह की व्यवस्था होती है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अंक में 8 करना चाहता है तो M के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हम डबल प्लस लगाएंगे Mg के ऊपर, यानी वो ये जो है मैग्नीशियम आयन बनाएगा जिस पर जो है 2 यूनिट धनावेश होगा, 2 यूनिट धनावेश होगा। अगर आप 1 प्लस लगाओगे तो हम कहेंगे 1 यूनिट धनावेश, 2 प्लस लगा दिया तो 2 यूनिट धनावेश, 3 प्लस लगा दिया 3 यूनिट धनावेश। क्लियर हो गई बात? ये जो है आपका धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में। अब आपको क्लियर हो गई बात? आइए दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण है आपका धात्विक चमक। धात्विक चमक, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती है उनमें चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। जैसे अगर आप देखें सोना चांदी के उदाहरण के द्वारा समझिए इसको आसानी से। जो सोना है आपका वो भी धातु है, चांदी भी धातु है। आप देखते हो ना कितनी जबरदस्त चमक होती है उनमें, तो धातुओं में धात्विक चमक भी होती है। ठीक, अगला गुण देखते हैं, यानी चमकती है धातुएं। अगला नेक्स्ट हमारा गुण है उच्च ऊष्मा चालकता। उच्च ऊष्मा चालकता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊष्मा चालकता यानी ऊष्मा का चालन होता है, यानी जो धातुएं होती हैं उनमें ऊष्मा चलती है, ऊष्मा का चालन होता है। बहुत ही आसानी से समझिए एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लीजिए लोहे की इतनी बड़ी रॉड है आपके पास, लोहे की Fe, लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe। लोहे की इतनी बड़ी रॉड है आपके पास, अगर आप इसका अगला सिरा यहाँ पर ये वाला सिरा अगर आप गर्म करें, क्या करें? गर्म करें, तो आपकी जो ऊष्मा है वो यहाँ से होते हुए ऐसे ऊष्मा का प्रवाह इसमें हो जाएगा, ऐसे होते 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 ऊष्मा पूरे पिछले सिरे तक फैल जाएगी। यानी आगे गर्म करोगे और यहाँ पीछे तक ये पूरा जो है आयरन का टुकड़ा या आयरन की रॉड आपकी गर्म हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ऊष्मा चालकता। क्या बोलते हैं? ऊष्मा चालकता बोलते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें उच्च ऊष्मा चालकता पाई जाती है। आपको पता है लोहा कितनी जल्दी गर्म हो जाता है ना, ऊष्मा का सुचालक होता है वो। जैसे लोहे के एक सिरे को गर्म करो और पिछले वाले सिरे को कुछ देर तक अगर आप गर्म करोगे तो जितना आगे गर्म है उतना ही पीछे भी गर्म हो जाता है। यानी काफी उच्च जो है ऊष्मा चालकता धातुओं में देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आइए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्साइडों की भास्मिक प्रकृति। अगला गुण है धातुओं का ऑक्साइडों की भास्मिक प्रकृति। भास्मिक प्रकृति, भास्मिक प्रकृति मतलब क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति। कक्षा 10 में आपने पढ़ा अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण आपने पढ़ रखा है। यहाँ क्षारीय प्रकृति का मतलब क्षार से ही है। तो जितने भी धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्साइड समझ रहे हो ना? जब आप जो है ऑक्सीजन जोड़ दीजिए किसी धातु में ला करके तो ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे कैल्शियम है आपकी धातु Ca, कैल्शियम है, तो कैल्शियम में ऑक्सीजन ला करके आपने जोड़ दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया इसका, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हो क्या? बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। क्षार के गुण आप पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में कि जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। आप कह सकते हो तीखा होता है। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्षार हैं और क्षारों को जल में घोलने पर, यानी क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जब भी आप किसी क्षार को जल में घोलोगे तो आपको जो है OH- आयन मिलेंगे।
ठीक। और इसका उल्टा जो है अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है, क्या देता है, और वो स्वाद में खट्टा होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये सब आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा है। जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। समझ में आ गई आपको बात, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आप देखते हो जब आप जो है लोहे की चद्दर को पीटते हो तो उसमें प्रसार हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, लेकिन वो टूटती नहीं है, वो टूटती नहीं है, क्योंकि इनके मध्य जो है प्रबल धात्विक बंध होते हैं, प्रबल सह संयोजक आबंध होते हैं इनके मध्य। समझ में आई बात। तो आपकी वही होती है आघात वर्धनीयता कि आप किसी भी धातु के टुकड़े को पीटेंगे हथौड़े से तो उसमें प्रसार हो जाएगा, यही है आपकी आघात वर्धनीयता। आघात को सह लेने की क्षमता, टूटता नहीं है, प्रसार हो जाता है इसका, ठीक है। आप देखते हो कि लोहे को पीट के चद्दर का रूप दे दिया जाता है ना, तो ये आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही संभव होता है। अगला पॉइंट है हमारा तन्यता। तन्यता, तन्यता, तन्यता के नाम से लग रहा है तान देना यानी खींच देना। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनको खींच के उसमें उसको जो है तन्यता लाई जा सकती है। उसमें आप देखते हो बहुत सारी धातुओं के वायर बनाए जाते हैं ना, तो तन्यता का गुण उसमें होता है कि उसको जो है खींच करके, अगर धातु को आप गर्म कर रहे हो तो उसको प्रसार हो जाएगा उसमें, और आप खींच करके थोड़ा उसको क्या कर सकते हो, उसको जो है तन्य बना सकते हो। ये है आपका तन्यता का गुण भी जो है धातुओं में देखने को मिलता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसका स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग होती है, उसमें जो है जब आप उसको प्रेस कर खींचते हो तो उसमें जो है तन्यता आ जाती है ना, इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो जैसे जब तक आप खींचे रहोगे तब तक वो तनी रहेगी, फिर छोड़ोगे तो फिर अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएगी, जिसको आप बोलते हो इस गुण को प्रत्यास्थता, क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं ना। तो धातुओं में तन्यता का गुण भी देखने को मिलता है। और अगला है सुघट्यता। सुघट्यता का मतलब यह है कि धातुएं जो उसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है कि उनको अनेक रूपों में, अनेक आकारों में तब्दील किया जा सकता है आसानी से, गर्म करके चाहे आघात दे करके उनसे विभिन्न तरह के रूपों में जो है उनको परिवर्तित करके दैनिक जीवन में उपयोग में लिया जाता है। आप देखते भी हो कि लोहे के बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं, अलमारियां बनाई जाती हैं, है ना। और भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली लोहे की वस्तुएं या अन्य धातुओं की वस्तुएं हमें हमारे घरों में देखने को मिलती हैं। तो ये इसमें प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, सुघट्यता पाई जाती है, आसानी से जो है इनको एक आकार से दूसरे आकार में तब्दील करके दैनिक जीवन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। समझ में आ गई बात। तो ये धातुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हो गए। अब आइए थोड़ा इसी में अधातुओं की बात कर लेते हैं। तो अधातुएं जो होती हैं उनमें जस्ट इसका उल्टा होता है, उनमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसकी प्रवृत्ति होती है, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और उनमें जो है चमक नहीं होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, उनमें आघात वर्धनीयता भी नहीं पाई जाती है, कस के मारोगे तो टूट जाएगा, वो उसमें प्रसार नहीं होगा, वो अधातु का टुकड़ा टूट जाएगा, ठीक है। तो ये अधातुओं के गुण जो है जस्ट धातुओं के गुण के ऑपोजिट होते हैं। तो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति वाला जो गुण है उसको थोड़ा देख लिया जाए। जैसे मान लो क्लोराइड, क्लोरीन 17, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एक अधातु है। अगर ये ऋण आयन बनाएगा तो जान लीजिए अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 8 7, 2 8, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 7 इलेक्ट्रॉन, यही तो है। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, ये अंत में 8 करना चाहता है, 7 दूसरे को देना कठिन है, जबकि एक दूसरे से लेकर के अंत वाले में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना आसान है, यही तो है। तो ये आसानी से दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई परमाणु तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पर 1 यूनिट ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। और ये बना देगा क्लोराइड आयन, क्या बना देगा, क्लोराइड आयन बना देगा। तो इसने ऋण आयन बना दिया, तो ये भी एक अधातु है, क्या है, अधातु। तो क्लियर हो गई बात। और इसी तरह आपका है एक उपधातु, क्या होती है, उपधातु होती है। तो धातु और तो उपधातु क्या होती है, उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनके गुण धातुओं और अधातुओं के बीच के होते हैं, यानी कुछ गुण उसमें धातुओं के पाए जाएंगे, कुछ गुण अधातुओं के पाए जाएंगे, यानी मिक्सचर उनमें दोनों में जो है उपधातुओं में दोनों के गुण पाए जाते हैं।
समझ में आ गया। उस धातुओं का उदाहरण आपका जो है जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आपकी उपधातुओं के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उपधातुओं के उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? हाँ, तो आपको क्लियर हो गई होंगी ऐसा मेरा विश्वास है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को जो है रिवर्स करके एक दो बार अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ में आई बात? अब आइए थोड़ा हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोग के नियम, कुछ नियम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पाद का निर्माण होता है, उस उत्पाद के अध्ययन से ये पता चला कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, वो निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं। उनका जो संयोग होता है वो कुछ नियमों के आधार पर होता है और उन्हीं नियमों को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, और उन्हीं में हमारा एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए बात करें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। समझिएगा बात को, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये नियम क्या कहता है कि जैसे आप देखते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमारे पास दो पदार्थ होने चाहिए कम से कम। क्या होने चाहिए? दो पदार्थ होने चाहिए। कभी कभी जो है एक ही यौगिक में भी अभिक्रिया हो जाती है। तो अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, आपने टेंथ में पढ़ा है ना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, बहुत प्रकार की होती है। तो आपने देख पढ़ा होगा उसमें कि अभिकार, जो रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके उत्पाद बनाते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम धातु है हमारे पास, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से। किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन गैस से करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाता है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि ये आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों की अभिक्रिया के द्वारा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया किए हैं आपस में उनको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। तो इस अभिक्रिया का अभिकारक कौन है? तो आप कहेंगे कि इस अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया मैंने लिखी है, इसमें अभिकारक आपका मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अणु जो है आपका वो क्या है? अभिकारक है। और जो आपका एरो में निशान लगाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाईं ओर वाले अभिकारक होते हैं और दाईं ओर वाला उत्पाद होता है। ये सारी चीजें 10 में आपको बताई गई हैं। तो ये आपका हो गया अभिकारक, इधर हो गया आपका अभिकारक। अभिकारक, रिएक्टेंट भी बोलते हो इसको आप, रिएक्टेंट, अभिक्रिया करने वाला रिएक्टेंट। और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद। क्या हो गया? ये उत्पाद। अब यहाँ हमें यही जानना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि जितना अभिकारक आपने अभिक्रिया कराते समय लिया था और अभिक्रिया होने के पश्चात जो उत्पाद बना है, दोनों का द्रव्यमान समान होगा। दोनों का द्रव्यमान समान होगा। समझ गए? तो क्या क्वांटिटी होती है इस रिएक्शन में, देख लेते हैं जरा। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये होता है 24 ग्राम हम लेते हैं मैग्नीशियम और 16 ग्राम आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम धातु जो होती है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। समझ रहे हैं ना बात को? ये निश्चित अनुपात में जो है अभिक्रिया होती है। 24 ग्राम मैग्नीशियम ही 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। जब 24 ग्राम मैग्नीशियम 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तभी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। अभी हमने जल वाले एग्जांपल में देखा, इससे वही चीज है। एक निश्चित अनुपात में संयोग, 24 ग्राम ये होगा, 16 ग्राम ये होगा, इन्हीं दोनों का रिएक्शन होगा समान, इन्हीं दोनों की नियत मात्रा पर, तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा आपका।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 24 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर के अभिकारक आपका 40 ग्राम, कितना हो गया 40 ग्राम। रिएक्टेंट हमने लिया था 40 ग्राम और इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, वो भी 40 ग्राम होगा। क्या होगा, 40 ग्राम ही होगा। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो कई तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपली सबसे आसान तरीका यही है, सीधा आप ये बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान की हानि नहीं होती है। अब अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आपका अगर मान लो 35-34 ग्राम प्राप्त होता, तो जो 5-6 ग्राम है वो या तो ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा या वो किसी ना किसी रूप में हमें मिलेगा, जरूर दिखाई जरूर देगा, हम उसका पता लगा लेंगे। ये ना तो कभी 41 ग्राम होगा ना तो कभी 39 ग्राम होगा। जितना आपका अभिकारक था उतना ही उत्पाद होगा। द्रव्यमान की हानि संभव नहीं है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। वो केवल संरक्षित रहता है। उसके रूप को हम बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आ गया। तो अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे परमाणु तथा अणु तथा डाल्टन के परमाणुवाद की। तो वीडियो काफी हमारा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। तब तक आप जो है इन सारी बेसिक चीजों को सीख लीजिए। और इसको देखने के बाद तो हम आगे बात करने वाले हैं मोल संकल्पना की, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आपको कक्षा 12 के बोर्ड में भी काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन मोल संकल्पना से पूछे जाते हैं। तो कल हम जो है शुरू करेंगे डाल्टन के परमाणुवाद को। तब तक आप इन सारी चीजों को जो है अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार, 4 बार, जब तक आपको समझ ना आए वीडियो को देखिए, किताब से जो है मिलान कीजिए, किताब से नोट्स बनाइए, समझने का प्रयास करिए चीजों को। आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आई बात। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तब तक आप इन सारी चीजों को सीखते रहिए। और हाँ, एक चीज यहाँ मैं ये भी बता दूं, जो हमने अभी ये पढ़ा था द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस, ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं इनका एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात मैं उस समय बताना भूल गया था। जैसे आप कोई ठोस ले लें तो ठोस को आप गर्म करोगे तो द्रव में बदल जाएगा, और ज्यादा गर्म करोगे तो द्रव आपका गैस में बदल जाएगा। और वही प्रोसेस अगर आप रिवर्स कर दें, गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वो द्रव में बदल जाएगी, और ज्यादा ठंडा करोगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। यानी ये जो आपकी जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, इनका एक दूसरे में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, तापमान को बढ़ाकर या तापमान को घटाकर। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बर्फ का एग्जाम्पल आप जानते ही हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पानी को ठंडा कर दिया तो वो बर्फ बन गया। ठीक है। पानी को गर्म कर दिया तो वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किया दोबारा द्रव बन गया, द्रव को ठंडा किया दोबारा वो ठोस बन गया, बर्फ बन गया। तो यही है कि द्रव्य की अवस्थाओं का एक से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बाकी हमने सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम तक। अब हम कल बात करेंगे डिटेल में परमाणु तथा अणु, और डाल्टन ने क्या दिया है अपने परमाणु सिद्धांत में, क्या बताया है, इसकी बात हम करेंगे। इसके अलावा एवोगैड्रो नियम, गैलुसाक नियम और भी कई सारे नियम हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और फिर हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।